जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने आज की न्यूज़ पढ़ी होगी, आज तारीख है 10/4/2024। आज के न्यूज़पेपर में आया है कि आपका एग्ज़ाम के बारे में टेंडर फाइनल होने वाला है ना। तो न्यूज़ आ चुकी है। अगर आपने नहीं देखे तो मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर डाल रखी है, आप देख सकते हैं। दोस्तों, हम टारगेट कर रहे हैं यूपी पुलिस परीक्षा को, जो आपका जून में होना संभावित है और हो सकता है संभावित नहीं हो ही जाएगा, है ना। जिसमें आपको हिंदी बहुत बड़ा योगदान निभाती है और जिसमें आपको हिंदी के 37 से 38 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो इसी पेपर जुलाई में 17-18 फरवरी को आपका एग्ज़ाम हुआ है, उसी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए और इसी लेवल का बिल्कुल एग्ज़ाम लेवल का पेपर लेकर आया हूँ मैं, जिसमें आपको पूरे 37 क्वेश्चन देखने मिलेंगे, है ना। तो आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16 है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाला बटन जरूर दबाएं, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 16। प्रैक्टिस सेट नंबर 16 का पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। अंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने हैं? ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 7। तो हमारा आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, 8। तो हम बात कर लेते हैं 8 कैसे कैसे हैं, ठीक है। देखो, जब हम बात करते हैं 8 कैसे, तो अंतस्थ व्यंजन हमारे 4 होते हैं, अंतस्थ 4 होते हैं, है ना। और ऊष्म व्यंजन भी हमारे 4 होते हैं। तो 4 और 4 8। वो कौन अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? अंतस्थ होते हैं या, रा, ला, वा, ठीक है। और ऊष्म व्यंजन होते हैं हमारे शा, शा, शा और हा। अब हम बात कर लेते हैं, कभी कभी आपसे एग्जाम में बहुत पूछता है कि जो बाकी ध्वनि है वो कौन सी है। बाकी ध्वनि है दंतोष्ठ है। कौन सी ध्वनि है? दंतोष्ठ है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है? आपको बताना, जो हिंदी की मानक भाषा है उसमें कौन सा अक्षर ऐसा है इसमें उसका स्थान नहीं है। ए रड़ा, बी रे, ऑप्शन सी ऋषि, ऑप्शन डी रड़ा। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, ऋषि। ऋषि को हिंदी की मानक वर्णमाला में स्थान नहीं दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित चिन्हों में से पूर्ण विराम को पहचानिए। इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो पूर्ण विराम को इंडिकेट करता है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो हम पहले बात कर लेते हैं ऑप्शन सी की। इसे बोलते हैं डैश या हाइफन, हाइफन, ठीक है। इसे बोलते हैं अर्धविराम, अर्धविराम, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रश्नवाचक विराम, प्रश्नवाचक विराम, ठीक है। और हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, इसे बोलते हैं हम पूर्ण विराम, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन आता है हमारा। अगला क्वेश्चन है, किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? आपको बताना, जब कोई बड़ा अंश है उसको छोटा दिखाना है हमें, तो कौन सा विराम चिन्ह आएगा? ए लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, ऑप्शन बी अल्पविराम, ऑप्शन सी अर्धविराम, ऑप्शन डी कोष्ठक। तो हम बात करते हैं कोष्ठक, ये होता है, ठीक है। हम बात करते हैं अर्धविराम की, ये होता है, अल्पविराम आ रहा होता है। और ऑप्शन नंबर ए इज राइट, लाघव चिन्ह का संक्षेप सूचक चिन्ह, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपसर्ग वह शब्दांश हैं जो, ऑप्शन ए किसी शब्द के बाद में जुड़ता है, ऑप्शन बी किसी शब्द के मध्य में जुड़ता है, ऑप्शन सी किसी शब्द के आगे जुड़ता है, ऑप्शन डी शब्द में कहीं भी जुड़ सकता है। तो हमारा उपसर्ग होता है ऑप्शन नंबर सी, किसी भी शब्द के आगे जुड़ता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, किसी शब्द के आगे जुड़ता है, सही है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, दुकाल में कैसा उपसर्ग है? आपको बताना है दुकाल में जो कैसा उपसर्ग, ए उर्दू, बी फारसी, सी हिंदी, डी अरबी। तो हम पहले बात कर लेते हैं दुकाल में। तो दुकाल में हमारा उपसर्ग है दू, ठीक है। दुकाल में उपसर्ग कौन सा है? दू। अब हमें पूछा किस भाषा का उपसर्ग है हमारा, तो हमारा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज राइट, हिंदी भाषा का उपसर्ग है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि हिंदी भाषा में उपसर्गों की संख्या कितनी है, तो हिंदी में उपसर्गों की संख्या है 22। कभी कहीं कहीं आपको 10 भी देखने मिल सकते हैं और कहीं कहीं आपको 11 भी देखने मिल सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक जो बिल्कुल 22 है, ठीक है। अब हम बात करते हैं उर्दू में भी हमारे 22 हैं। कहीं कहीं आपको 19 देखने मिलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत हैं, सही है। अब हम बात करते हैं फारसी के भी 22 हैं और अरबी के भी 22 हैं, ठीक है। यानी टोटल उपसर्ग जो भी हैं हिंदी, उर्दू, अरबी, फारसी के टोटल कितने हैं? 22। सबकी संख्या कितनी है? 22 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न शब्द में प्रयुक्त शब्द के लिए सही विकल्प चुनिए।
मच्छरदानी में कौन सा प्रत्यय सही होगा? ए अनिय, बी अन, सी या डी दानी। तो मच्छरदानी में हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट, दानी प्रत्यय है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद बताइए। आपको बताना है प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद कौन कौन से हैं, कितने हैं, मतलब ए 2, बी 4, सी 6, डी 8। तो हम बात कर लेते हैं ज़रा, प्रयोग के आधार पर हमारे शब्द के भेद हैं 4। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। कौन कौन से हैं? अरबी, फारसी, अंग्रेजी और हिंदी। अंग्रेजी और हिंदी। कभी कभी आपसे पूछता है कि अरबी भाषा के शब्द बताइए। तो अरबी भाषा के शब्द होते हैं हमारे पास तकिया, तारीख, तकिया और तारीख, तकिया और तारीख। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं फ़ारसी शब्दों की। तो फ़ारसी शब्द होते हैं दीवार और नमक, दीवार, नमक। अब हम बात कर लेते हैं अंग्रेजी वर्डों की। तो अंग्रेजी के शब्द होते हैं हमारे पास जेल और सिनेमा, जेल और सिनेमा। ठीक है, वहीं हम बात कर लेते हैं हिंदी के शब्दों की। तो हिंदी के शब्द हैं हमारे शक्कर और पार्टी, शक्कर और पाती। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन दिया है रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। आपको बताना रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है। ऑप्शन ए फ्रांसीसी, ऑप्शन बी अंग्रेजी, ऑप्शन डी पुर्तगाली, ऑप्शन डी जापानी। तो रिपोर्टाज हमारा है फ्रांसीसी भाषा शब्द। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए तथा विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, आपको मैचिंग करनी है। ए एक तरफ ऑप्शन है, एक तरफ उसकी मैचिंग है। ए जुलाई व्यक्तिवाचक, बी मैना जातिवाचक, सी कुंज द्रव्यवाचक, डी पानी समूहवाचक। तो हम बात कर लेते हैं ज़रा। जुलाई हमारा व्यक्तिवाचक, ठीक है, यानी ए का पहला केवल ऑप्शन नंबर डी में ही है बस, और किसी में है भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का तीसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हाथी का स्त्रीलिंग होगा। आपको बताना है कि हाथी का स्त्रीलिंग कौन सा है। ए हाथिन, बी हाथिनी, सी हथनी, डी हाथिनी। तो हम बात कर लेते हैं इसका। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, हथनी। दोस्तों कभी कभी आपसे इसकी शुद्ध वर्तनी पूछ लेता है कि हथनी की शुद्ध वर्तनी क्या होती है। तो हथनी की शुद्ध वर्तनी ये होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। आपको बताना है कि कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। ए खटाई, बी मिठाई, सी दूध, डी ठंड। तो इसका आंसर होगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, दूध, है ना। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नांकित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है। आपको बताना है कि इसमें ऐसा कौन सा शब्द है जो हमारा पुल्लिंग है। ठीक है, ए सुबह, बी दोपहर, सी सांझ, डी दिन। और हम पहले बात कर लेते हैं पुल्लिंग और स्त्रीलिंग की। ठीक है, इनकी पहचान कैसे करें। तो इनकी पहचान करने का एक नियम है, किसी भी सेंटेंस के आगे कैसा या कैसी लगाकर, कैसा या कैसी लगाकर, अगर हमें कैसा लगाकर उत्तर मिलता है तो वो हमारा होगा पुल्लिंग। अगर हमें कैसी लगाकर उत्तर मिलता है वो होगा हमारा स्त्रीलिंग। ठीक है, सुबह हो गई, दोपहर हो गई, सांझ हो गई, दिन निकल गया। कैसा दिन निकला? अच्छा दिन निकला। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पेड़ पर पद में कौन सा कारक है। आपको बताना है जो पेड़ पर आया शब्द है इस पद में कौन सा कारक है। ए करण, बी अपदान, सी संबंध, डी अधिकरण। तो करण कारक होता है, विभक्ति होती है से, जो किसी संबंध को बताता है। अपदान की विभक्ति भी से होती है, लेकिन जो किसी अलगाव से बताता है। हमारा अलगाव हो, किसी से तुलना हो, या फिर किसी से डर हो। डर जैसे मान लो सीमा कुत्ते से डरती है तो यहाँ अपादान कारक होगा। मैंने बोला राम श्याम से सुंदर है तो यहाँ किसी को तुलना हो रही है, यहाँ अपादान कारक होगा हमारा। ठीक है, और शरीर में कोई भी क्षति होती है, जैसे वह एक पैर से विकलांग है तो वहाँ भी हमारा अपादान कारक होगा। अब हम बात करते हैं संबंध कारक की। तो संबंध कारक की विभक्ति होती है का, की, के, ना, नी, रे, है ना। संबंध कारक की विभक्ति होती है का, की, के,
नानी रे। तो अधिकरण की जो विभक्ति होती है वो होती है में पर, वो हमारी एक किसी स्थान को दर्शाती है ना। बात ध्यान रखेंगे, किसी जगह को दर्शाती है, किसी स्थान को दर्शाती है। तो पक्षी कहाँ बैठे हैं? पेड़ पर बैठे हैं। सही है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सीमा कुत्ते से डरती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? आगे देखो मैंने बताया डर, जहाँ भी डर आएगा वो हमारा अपादान कारक होगा। तो इसमें आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? अब बात कर लेते हैं सर्वनाम की ज़रा। देखो सर्वनाम को 6 भागों में बांटा गया है। ठीक है, तो इसमें पूछा किस प्रकार का सर्वनाम है। तो सर्वनाम के जो भाग होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्वनाम के शब्द जो होते हैं वो हमारे 11 होते हैं। क्वेश्चन आपसे पूछता है कभी कभी कि कुल सर्वनाम कितने हैं, सर्वनाम शब्दों की संख्या कितनी है? 11 है। लेकिन पूछता है सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो आप लगाएंगे 6 भेद। ठीक है, इसमें पूछा है हमें किस प्रकार का सर्वनाम है। ए उत्तम पुरुष, बी मध्यम पुरुष, सी अन्य पुरुष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, उत्तम पुरुष। अब हम बात कर लेते हैं उत्तम पुरुष के बारे में। उत्तम पुरुष में आते हैं मैं, मेरा, मुझको, मुझे। ठीक है, और हम, हमारा, हमें, ये हमारे आते हैं उत्तम पुरुष में। अब हम बात कर लेते हैं अन्य पुरुष। अन्य पुरुष में आते हैं वह, वह, उसका, उसकी। ठीक है, उसका, उसकी, ये सब आते हैं हमारे अन्य पुरुष में। अब हम बात कर लेते हैं मध्यम पुरुष में। तो मध्यम पुरुष में आता है तुम, तुम्हारा, तुमको। सही है, अगला क्वेश्चन हमारे पास, चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो, वाक्य में विशेषण है। आपको बताना है जो क्वेश्चन दिया है इसमें कितने विशेषण है, मतलब कौन सा विशेषण है। तो देखो विशेषण की पहचान क्या होती है। विशेषण क्या होता है? विशेषण शब्द विशेष्य की विशेषता बताते हैं, मतलब जिसकी वो विशेषता बताते हैं उससे पहले आते हैं। बात समझ में आ गई? तो चतुर वर्ड आया है किससे पहले? विद्यार्थी से पहले, जिसकी विशेषता बता रहा है चतुर विद्यार्थी से प्रश्न पूछो। तो वाक्य में विशेषण है हमारा चतुर। तो इसको ऑप्शन नंबर सी इज राइट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है विशेष्य शब्द होता है। देखो भाई अभी मैंने बताया था आपको विशेष्य शब्द क्या होता है। तो जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है, जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन सी जिस हेतु विशेषता बताई जाती है। डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अगला क्वेश्चन है, जो क्रिया अभी हो रही है उसे कहते हैं ए अपूर्ण वर्तमान, बी सामान्य वर्तमान, सी संदिग्ध वर्तमान, डी संदिग्ध भूत। तो जो क्रिया अभी हो रही है हम उसे बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान। ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। सामान्य वर्तमान क्या है? सामान्य वर्तमान काल वह होता है जो उसमें काम तुरंत अभी हो जाता है। जैसे मैंने लिखा वह स्कूल जाता है। क्या लिखा मैंने? वह स्कूल जाता है। हम बात कर लेते हैं संदिग्ध वर्तमान का। इसमें आएगा शायद वह स्कूल जाता हो, है ना। अब आता है संदिग्ध भूत, शायद उसने वह काम किया हो, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है, अधोलिखित किस वाक्य में आक्रामक क्रिया है? आपको बताना है जो ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हैं इसमें से कौन सी क्रिया आक्रामक है। ऑप्शन ए मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। ऑप्शन बी ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं। ऑप्शन सी श्याम रोता है। ऑप्शन डी वह अपना सिर खुजलाता है। अब देखो हमें पता कैसे पड़ेगी कौन सी क्रिया। तो क्रिया हमारी दो होती हैं, एक होती है सक्रमक, एक होती है आक्रामक, है ना। तो हम पहले बात कर लेते हैं आक्रामक क्रिया के बारे में। तो आक्रामक क्रिया की पहचान कैसे करें? तो कर्ता और क्रिया के बीच में क्या जोड़ दो। अगर कर्ता और क्रिया के बीच में क्या लगाने से हमारा आंसर मिलता है तो वहाँ होती है हमारी सक्रमक क्रिया। अगर हमारा क्या लगाने से आंसर नहीं मिलता तो वहाँ होती है हमारी आक्रामक क्रिया। ठीक है, तो मैं पढ़ता हूँ, तो मैं क्या पढ़ता हूँ? पुस्तक पढ़ता हूँ। तो इसका मतलब ये हमारा सक्रमक क्रिया है। अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन बी की। तो ऑप्शन में ये चीज़ें तुम्हारा जी ललचाती हैं, ये है और ललचाती हैं। क्या ललचाती हैं? जी ललचाती हैं। इसमें क्या सक्रमक क्रिया है? तो हमारा इसमें होगा श्याम सोता है। श्याम सोता है इसमें क्रिया है, लेकिन श्याम क्या सोता है आंसर नहीं मिल रहा। तो हमारा यही हमारा आक्रामक क्रिया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में कर्म वाच्य का उदाहरण है। आपको बताना है किसमें कर्म वाच्य दिया है। ऑप्शन ए पत्र लिखा जाता है, बी राम पुस्तक पढ़ता है, सी सीता पत्र लिखती है, डी मुझसे बैठा नहीं जाता। ठीक है, तो हम बात करते हैं देखो वाच्य की। पहले हम बात कर लेते हैं वाच्य की। वाच्य कितने होते हैं? तो वाच्य हमारे 3 प्रकार के होते हैं।
वाच्य हमारे होते हैं 3 प्रकार के। पहला कृतवाच्य, दूसरा भाववाच्य और तीसरा हमारा होता है कर्मवाच्य। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले कृतवाच्य की। कृतवाच्य में क्या होता है, क्रिया कर्ता के हिसाब से बदलती है। ठीक है, भाववाच्य में हमेशा आक्रामक क्रिया आती है। अब आता है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में क्रिया कर्म का अनुसार बदलती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसमें कौन सा कर्मवाच्य है। ए, पत्र लिखा जाता है। ठीक है, बी, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है। या राम मिठाई खाता है। ठीक है, राम मिठाई खाता है, इसमें क्रिया नहीं बदली कर्ता के अनुसार। मैं बोल दूँ सीता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ क्या आएगा सीता, देखो बदलिए, सीता पुस्तक पढ़ती है, यहाँ आगे पढ़ती है, तो कर्ता के अनुसार क्रिया बदल रही है, तो इसका मतलब ये तो नहीं होगा हमारा। सीता पत्र लिखती है, हमने यहाँ लिखूँ राम पत्र लिखता है, तो राम पत्र लिखता है, क्रिया बदल गई कर्ता के अनुसार, तो ये भी नहीं होगा हमारा। मुझसे बैठा नहीं जाता, देखो मुझसे क्या नहीं जाता, मुझसे बैठा नहीं जाता, ये हमारे भाववाचक का तुम्हारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। पत्र लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ क्रिया किसके अनुसार बदलेगी, कर्म के अनुसार। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस शब्द में गुण संधि है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए, इसमें से किस में गुण संधि है। ए हिमालय, बी इत्यादि, सी तल्लीन, डी देवेंद्र। तो हम बात कर लेते हैं इसमें, ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, देवेंद्र में गुण संधि है। तो गुण संधि की परिभाषा क्या होती है, परिभाषा होती है इसमें अ, ई, उ और री के बाद स्वर आए, क्या है, री के बाद स्वर आए, तो ए, ओ, आ चेंज होता है, आ प्लस ई मिलकर हो जाता है हमारा ए। ठीक है, अब देखो हम इसे तोड़ेंगे, तो देव को तोड़ेंगे, देव प्लस इंद्र, भाई ये तो होगा देवेंद्र। तो आ प्लस ई मिला, तो आ प्लस ई मिलकर क्या हो गया, ए हो गया, तो ये हो गया देवेंद्र। इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में यण संधि कौन सी है। आपको बताना है इसमें यण संधि कौन सी है। ए यद्यपि, बी एक, सी सदैव, डी महाओजस्वी। तो ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, इसमें यण संधि है। यण संधि की पहचान क्या होती है, यण संधि की पहचान होती है या बा रा से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है। ठीक है, या बा रा से पहले कोई भी आधा अक्षर आता है। ठीक है, सदैव, एक और महाओजस्वी। आपको होमवर्क है, आपको बताना है इन तीनों में संधि कौन सी है। ठीक है, संधि कौन सी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास, चौराहा में समास है। आपको बताना है चौराहा शब्द में कौन सा समास है। ए द्वंद्व समास, बी तत्पुरुष समास, सी द्विगु समास, डी कर्मधारय समास। तो हम बात कर लेते हैं इसमें आंसर, पहले हम बात कर लेते हैं द्वंद्व समास की। द्वंद्व समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही पद समास होते हैं, वहाँ होता है हमारा द्वंद्व समास। जैसे मैंने लिखा माता पिता। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं तत्पुरुष समास की। तत्पुरुष समास में क्या होता है, इसमें कारक की विभक्ति दी होती है। जैसे मैंने लिखा राजपुत्र, तो इसका विभक्ति कर, इसे समास विग्रह करेंगे, इसका तो आएगा राजा का पुत्र। कर्मधारय समास में क्या होता है, इसमें पूर्व पद हमारा विशेषण होता है और उत्तर पद हमारा विशेष्य होता है, वो होता है हमारा कर्मधारय। ठीक है, अब बात करते हैं द्विगु समास में क्या होता है हमारा। द्विगु समास में प्रथम पद हमारा होता है संख्यावाची और द्विगु उत्तर पद सादा होता है ना, तो वो होता है हमारा द्विगु समास। तो ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास मिलान का, ये सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनिए। एक तरफ शब्द दिए, एक तरफ समास दिए हैं। ए विदेश गमन बहुब्री, बी गिरधर तत्पुरुष, सी देश विदेश अभिभाव, डी यथाशीघ्र द्वंद्व। तो हम बात कर लेते हैं विदेश आगमन तत्पुरुष समास, विदेश के लिए आगमन। ठीक है, और हम बात कर लेते हैं, देखो ए का दूसरा सी और डी में है। अब हम बात कर लेते हैं गिरधर किसे बोलते हैं, जिसने अपने हाथों पर गिरधि धारण किया हो, अर्थात श्री कृष्ण। तो गिरधर का बहुब्री, तो सी का एक, बी का पहला,
इसमें भी है और इसमें भी है, लेकिन एक का दूसरा केवल इसमें, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। दूसरा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। देश विदेश के लिए क्या है हमारा, यथाशीघ्र में हमारा हो गया अव्ययीभाव और देश विदेश में द्वंद्व समास। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अनुरूप का विलोम है। आपको बताना है कि अनुरूप का विलोम क्या होता है। ए विरूप, बी प्रतिरूप, सी अपरूप, डी व्यक्ति रूप। तो हमारे पास अनुरूप का होता है विलोम प्रतिरूप। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, पुष्ट का विलोम है। आपको बताना है पुष्ट शब्द का विलोम क्या होता है। ए क्षीण, बी दुष्ट, सी पुरस्कार, डी प्रकृति। तो हमारा आंसर होगा इसमें पुष्ट का होता है ऑप्शन नंबर ए इज राइट, क्षीण। पुष्ट का विलोम क्षीण। प्रकृति का होता है हमारे पास विकृति, प्रकृति का विकृति। ठीक है, और दुष्ट का होता है हमारे पास सज्जन, सज्जन। ठीक है, और पुरस्कार का होता है तिरस्कार, तिरस्कार या अपमान, तिरस्कार या अपमान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, पर्यायवाची की दृष्टि से एक वर्ग शुद्ध है। मतलब जो चार ऑप्शन दिए हैं इसमें केवल एक ही ऑप्शन रहता है ऐसा है जिसके सब के सब पर्यायवाची हैं, वरना किसी में कोई ना कोई गलती है। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं ऑप्शन ए की, सिंह, पंचानन, नाहर, मृगारी। ऑप्शन बी सूर्य, रवि, दिनकर, तरणि। ऑप्शन सी अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। ऑप्शन डी महेश, रमेश, भूतेश, सतीश। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं हमारे सूर्य, रवि, दिनकर, तरणि। देखो सूर्य, रवि, दिनकर, तरणि, ये तरणि नहीं होगा इसमें। अगर ये वाला तरणि होता तो होता सूरज का पर्यायवाची। इसका मतलब ऑप्शन नंबर 20 गलत। अग्नि, पावक, अनल, पिशुन। पिशुन, अग्नि, पावक, अनल, ये तो सब वाक्य हैं, लेकिन पिशुन हमारा पर्यायवाची है कौवा का, तो हमारा ऑप्शन सी भी गलत। अब हम बात कर लेते हैं डी के, महेश, रमेश, भूतेश, सतीश, है ना। महेश, भूतेश, सतीश ये तो बोलते हैं शंकर भगवान को, लेकिन रमेश हम बोलते हैं विष्णु भगवान को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी भी गलत। लेकिन हमारा जिसमें संग सही है वो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज राइट। शेर के पर्यायवाची हैं सिंह, पंचानन, नाहर और मृगारी। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29 है, टीका शब्द का पर्याय है। आपको बताना है टीका शब्द का पर्यायवाची क्या है। ए व्याख्या, बी आलेख, सी टेकुआ, डी टकली। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, टीका का है व्याख्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण होती है। ये कथन है। आपको बताना है जो परिभाषा दी है, कथन दिया है, मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ये कथन गलत है या सही है। ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन बी गलत है, ऑप्शन सी कथन का प्रथम अंश सही है, ऑप्शन बी कथन का अंतिम अंश सही है। मतलब प्रथम अंश मतलब यहाँ तक, है ना, और ऑप्शन डी के अनुसार यहाँ से यहाँ तक सही है। तो हम बताना कौन सा सही है इसमें। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। ये कथन बिल्कुल सही है। मुहावरे का प्रयोग वाक्य के अंतर्गत होता है और लोकोक्ति पूर्ण वाक्य होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, पोवारा होना मुहावरे का अर्थ है। पोवारे का अर्थ क्या है। ए बसंत ऋतु का आगमन, बी भाग जाना, सी अत्यधिक लाभ होना, डी वर्ष भर काम करना। तो पोवारे होने का अर्थ है अत्यधिक लाभ होना। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है, एक हाथ से ताली नहीं बजती लोकोक्ति का अभिप्राय है। आपको बताना है जो लोकोक्ति दिया हमें, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इसका अभिप्राय क्या है। ए शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है, बी संघर्ष बराबरी वाले दो पक्षों में होना चाहिए, सी एक आदमी से काम नहीं चलता, डी सराहना हेतु दोनों ने ताली बजाए। ठीक है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, शत्रुता दोनों पक्षों की गलती से होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से तत्सम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है। आपको बताना है कि ये चार ऑप्शन दिए, इसमें से कौन सा ऑप्शन गलत है। ए दीक्षा परीक्षा, ऑप्शन बी सूकर बलिवर्द, ऑप्शन सी कपूत सपूत, ऑप्शन डी वरिष्ठ कनिष्ठ। तो ऑप्शन ए दीक्षा परीक्षा ये भी हमारा तत्सम है, ऑप्शन बी सूकर बलिवर्द ये भी तत्सम है, ऑप्शन डी वरिष्ठ और कनिष्ठ ये भी तत्सम है, लेकिन हमारा ऑप्शन नंबर सी में ये तत्सम नहीं है। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है। आपको बताना है जो चार ऑप्शन दिए इनमें से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है।
ऑप्शन ए कुसुम, ऑप्शन बी भूषिका, ऑप्शन सी बंश, ऑप्शन डी स्नेह। मतलब आपको बताना कौन सा शब्द तद्भव है। तो हमारा आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, नेह। तो नेह का तत्सम होता है स्नेह। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं बंश की। तो बंश का होता है तद्भव बांस। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। आपको बताना कौन सा वर्तनी शुद्ध है। ए आधीन, बी व्यावहारिक, सी मिष्ठान, डी अत्यधिक। तो इसकी जो वर्तनी शुद्ध है वो हमारी ऑप्शन नंबर डी इज राइट, अत्यधिक। बाकी सब वर्तनी अशुद्ध है। ये आधीन नहीं होता, ये अधीन होता है। ठीक है, ये व्यावहारिक होता है, व्यावहारिक। ठीक है, और ये मिष्टान्न होता है। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, गाड़ी गाड़ी शब्द के लिए सही अर्थ युग्म चुनें। आप बताना जो वर्ड दिया है गाड़ी गाड़ी, इसका सही अर्थ क्या है। ए यान गहरी, बी गहरी यान, सी गिरी निकाली, डी निकाली गिरी। तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर डी इज़ राइट, निकाली गिरी। ठीक है, अगला नंबर लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म गलत है। आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कौन सा युग्म गलत है। ए अवधि पूर्वी हिंदी में आती है, बी ब्रजभाषा पश्चिमी हिंदी में आती है, सी भोजपुरी पूर्वी हिंदी में आती है, डी खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी में आती है। तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। भोजपुरी पूर्वी हिंदी में नहीं आती, बल्कि भोजपुरी हमारी आती है बिहारी हिंदी में, बिहारी हिंदी में। ठीक है, पूर्वी हिंदी में जो आती है हमारी वो आती है बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी। बघेली, अवधी, बघेली, अवधी और छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी। ठीक है, आज के लिए इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।